जय सिया राम, हरिओम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसीलिए भूमिका अभी नहीं बांधूंगा। जो एक रूटीन है कह देता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके चैनल की सदस्यता अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। इससे आप चैनल को मजबूत करते हैं। वो कंटेंट का कुछ मूल्य आता है और थोड़ा सा जो मूल्य का कुछ हिस्सा जब यूट्यूब को जाता है तो उसे लगता है कि शायद ये लोग सार्थक काम कर रहे हैं, उसे भी कुछ फीडिंग मिलती रहती है। अब आते हैं कि हम लोग तो सुनते आ रहे हैं ना, न्याय यात्रा अहमदाबाद से वो यात्रा, बापू को छोड़ो, बापू निर्दोष हैं, उनको उनकी ज़रूरत का, उनके सेहत के लिए आयुर्वेद इलाज की व्यवस्था करो, ये तो चल रहा है। 11 साल 5 महीने हो गए और आजकल हम भी बापू को लेकर के आते रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको अभी से 10 साल पीछे ले जाते हैं। ज़रूरी है कि हम चीज़ों को भूलें नहीं। ये चीज़ें जो आज सामने हैं क्यों हैं? साजिश कहने से काम तो चलेगा नहीं। नई पीढ़ी तक टू द पॉइंट फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ी सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। आप ध्यान से सुनना। आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो मेरा सहयोग करना, नहीं तो आप जो मुझे सजा दे मैं सब स्वीकार करने को तैयार हूँ। एक बात संत की नहीं है, ये हिंदू संस्कृति की है जिसको कि खत्म करने की साजिश थी, है और जारी है। देखिए, कुटिया कुटिया सुनते हैं ना, कुटिया कुटिया, बापू की कुटिया, वो लड़की गई थी वहाँ ये हुआ। तो कुटिया से आमतौर से जो वो लोग जो साधक नहीं हैं उन्हें लगता होगा कि कोई खर पतवार की, बांस की कोई सुंदर सा कॉटेज नुमा कोई चीज़ होगी और बापू ने बनाया होगा। कुटिया ले चलते हैं, मणे गांव की कुटिया जहाँ की ये घटना है। और वो जो कुटिया बनाने वाले हैं, जिनकी वो ज़मीन है, वो एक ब्लॉग बना रहे हैं। उसके तुरंत बाद की बात है ये, जब बापू गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद की ये ब्लॉग है। देखिए, ये है बापूजी की नॉर्मल कुटिया बनी हुई, जो मीडिया कर्मी और पुलिस वाले बता रहे हैं कि भव्य आलीशान बंगला बना हुआ है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है भव्य आलीशान बंगला हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। संत महापुरुषों का छोटी सी हमारी श्रद्धा से बनाई है। उन्होंने कोई हमारे को प्रेशर देके नहीं बोला है कि आप बनाओ। हमारी श्रद्धा से हमने आग्रह किया, कई दफ़े हमने कई साल तक आग्रह किया, तब जाके बापूजी ने बोला कि एक हमारे लिए कुटिया बना दो, आपके खेत में अगर जगह है तो। आ चुके थे, क्योंकि ये सोचने की बात ये है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ ही नहीं और चालू भी नहीं हुआ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले तो मीडिया कर्मी यहाँ क्यों आ जाते हैं? ये बात बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मीडिया कर्मी अंदर आए। उसके साथ में हमारे डीसीपी अजय पाल लांबा भी आए और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से यहाँ कुटिया की वीडियोग्राफी चालू कर दी थी। उन्होंने शाम के टाइम जैसे भी आए यहाँ वीडियोग्राफी चालू कर दी और ताला वाला सारा लॉक वॉक खुलवा के मीडिया कर्मी को सबको अंदर ले जाके वीडियोग्राफी चालू कर दी। जैसे ही घटना घटी, मीडिया पंप कर गए, आने लगे कुटिया पे। वो डीसीपी थे अजय लांबा, वो पहुंच गए, अपने मोबाइल से वो फोटो खींचने लग गए। अरे भैया, ये जो 11 साल पुरानी बात ये कह रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए एक लल्लन टॉप पे इंटरव्यू है। यही आज की तारीख में बड़े पुलिस अफसर हो गए हैं, ये लांबा का, अजय लांबा का, जिन्होंने किताब लिखी गनिंग फॉर द गॉड मैन। छोटा सा बाइट सुना देता हूँ। जब वो दिल्ली से रिपोर्टर का फोन आता है और वो ये पूछते हैं कि जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ कोई रेप चार्जेस की एफआईआर दर्ज हुई है क्या, वो जानना चाह रहे थे कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सुनते ही अचानक से पूरा दिमाग दौड़ने लगता है। और उसकी वजह ये है कि इससे पहले कभी ये सुना नहीं था कि आसाराम जैसे स्ट्रेचर के जो संत महात्मा समाज में जिनकी इस रूप में छवि है, उनके खिलाफ ऐसे कोई चार्जेस की कोई रिपोर्ट तब तक कहीं सामने आई भी नहीं थी। मैं उस समय जोधपुर का डीसीपी था, तो आई वाज 100% श्योर कि जोधपुर में ऐसी कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं है। तो मैंने प्लेनली रिपोर्टर को मना किया कि नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज हुआ नहीं। उसके बाद मैं उनका फोन जो ही डिस्कनेक्ट होता है और मुझे मेरे पीए के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है दिल्ली सेंट्रल डीसीपी से, जो मुझे ये बताते हैं कि आपके जोधपुर में एक माइनर बच्ची के साथ आसाराम के द्वारा
सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और उसकी विक्टिम हमारे यहाँ पेश हुई है, जिनकी हमने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करी। और इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग जो करनी थी, बच्ची का मेडिकल कराना था, बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने थे, वो प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। विक्टिम को विक्टिम के पेरेंट्स के साथ हमारी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जोधपुर हमने रवाना किया है। अब आगे आप इस केस को देख लीजिएगा और हमारी जो एस्कॉर्ट टीम आ रही है, पुलिस की एस्कॉर्ट टीम और विक्टिम की फैमिली सेफली आपके जोधपुर में पहुंच जावे, इसका भी आप अपना बंदोबस्त करिएगा। मतलब कि जब तक पत्रकार ने उनसे फोन करके पूछा था क्या आसाराम के ऊपर कोई एफआईआर हुई है, तो उन्होंने कहा उतने बड़े संत हैं भैया, उसके ऊपर कहाँ से एफआईआर हुई, यहाँ कोई एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन उसके तुरंत बाद भैया दिल्ली से ही फोन गया, सुन लो अभी आईपीएस हो क्या हो, करना क्या है। उनको पूरा फीड किया गया और वो फिर लग गए। अरे भैया जरा सोचिए कि दिल्ली में 0 एफआईआर रात के 2:45 में, जहां उस लड़की का कोई नहीं रहता, जहां उसका बाप जो करमवीर सिंह है उसका कोई नहीं रहता है, ना आगे ना अपने पीछे पगा, दिल्ली में कोई नहीं रहता। वहां दिल्ली में एफआईआर हुआ, घर शाहजहांपुर में, घटना जोधपुर की, रहती छिंदवाड़ा के वहां, और फिर इनको फोन आया। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर बाकी सारी कहानी है। इसके बाद तो अजय लंबा का एक किताब ही लिख डाला उसने, जो भी किया उसने, जो ऑर्डर आया था ऊपर से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करता चला गया। वर्दी है ना, हमेशा ईमानदारी नहीं होती है या फिर उसकी मजबूरियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलानंद का नाम सुना ना। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, सब देखे होंगे क्योंकि मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा। ये सब के सब जो यूट्यूब पे जो मंगलमय वाले हैं, जो संत शिरोमणि आसाराम बापू का जो साधक परिवार है, उन सब के सब पे है। ये सारे वीडियो मैं वहीं से लेके आ रहा हूँ, है ना। कोई मैं नया नहीं ला रहा हूँ, मैं रिवाइव कर रहा हूँ आपको। भोला को जानिए। अभी मैं सीधा जेल से आ रहा हूँ। मैं जेल की सजा भोग करके सीधा, मैंने कहा पहले गुरुजी के भक्तों के चरणों में जाऊंगा। गुरुजी के पास जाने का समय मिले ना मिले पता नहीं मुझे, लेकिन पहले उनके भक्तों के श्री चरणों में मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा जाकर के। दंड दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्यों मैं इस योग्य नहीं हूँ जो उन्होंने मेरे से पाप करवा दिए हैं, है ना। भोला जब 5 महीने जेल में रह के आया था तो भाग के फिर कहीं नहीं गया, वो एकदम। और उसने कितनी गंदी गंदी बातें बोली थी वो भी सुना देता हूँ आपको। जो आश्रम एकांत में हो, जंगल में हो, जहाँ कोई जा ही नहीं सके, और बच्ची को रखने का बढ़िया से। और आकर के उसने माफी मांग ली, और उसको माफी देने वाले कौन थे भाई? अच्छा। भाई बापू जैसे अभी जाने वाले हैं जी, और एकांत में जाने वाले हैं, तो एकांत में पहले से वो 5, 7, 10 लड़की भेज दी जाती है, बढ़िया बढ़िया लड़कियों। जब ऐसी बातें कर रहा था तो उसकी मजबूरी है, वो बता रहा था कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था वहाँ, और मेरे साथ क्या खेल हुआ था। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाने क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो मना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है था उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलूँ मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया सुन रही है। ये भोलानंद बापू से जुड़ा कब से? ये अपना नाम जो है विनोद बताता है। भैया इसका नाम तो भोलानंद हम जानते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश है। मैं 2000 में बापूजी के चरणों में आया था आश्रम में। छोटा सा परिचय दे दूं मैं अपना, नाम मेरा विनोद है। ये महेंद्र चावला से भी जुड़ा, आप सब जानते हैं। वो आश्रम के अंदर कितना घुसा पड़ा था। नारायण साईं जी का ये निजी सचिव था, इसने ही वो 12 साल पुराना केस लेकर के 2 बहनों को खड़ा कर दिया था और तबाह कर दिया पूरे आश्रम को। ये उससे भी जुड़ा हुआ था ये, और जाहिर है कि महेंद्र चावला भी अकेले तो इतना कुछ कर नहीं सकता था, है ना। उसकी ठोक पीट जांच पड़ताल हुई नहीं तो पता चल जाता आगे तक कौन है। तो ये 2012 में मैंने बम्बई में अपना योग सेंटर शुरू किया। 2010 में मैं आश्रम से निकल गया था। तो उस समय ये महेंद्र चावला जो टीवी पे आ रहा है अभी, ये 1 नंबर
मुझे ऐसी गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं बापूजी के लिए। हो गया 5-6 दिन के बाद फिर इनका फ़ोन आया इसका महेंद्र चावला का कि बोलो महाराज देखो अभी हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं कि हम सभी माला माल होंगे और बापू कितना भी जोर लगा ले वो बाहर कभी नहीं आ सकते। ये जो सच बता रहा है इसके बावजूद जो मतलब नंगा सच बता रहा है, इसने क्या किया, कौन सा अपराध किया, साधकों के सामने मंच पे खड़ा है, इसको आमंत्रित किया गया है। तो उन्हीं ने फिर क्या किया कि एक बड़े ज्योतिष है, मृत्युंजय ज्योतिष है बम्बई के अंदर, नाम है उन्होंने काफ़ी, उन्होंने मेरा हाथ दे करके बोला महाराज तुम्हारे तो स्टार चमकने वाले हैं, आप ज़्यादा तो नहीं 5-7 दिनों में 50-60 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मैंने तो 50-60 लाख क्या 5-10 हज़ार भी नहीं देखे, उस फ्लैट भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो मैं कैसे वो चीज़ करूं। बोले नहीं आपको पता नहीं बम्बई में रातों रात लोग अरबपति बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कुछ ऐसी क्या युक्ति है। अब उन्होंने वो कर दिया तुरंत ही। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया। ये कोई ज्योतिष मृत्युंजय की बात कर रहा है मुंबई का, बताइए कहा कि इसी हफ्ते 50-60 करोड़ का मालिक तू हो जाएगा। अरे भैया, और किसी अख्तर का नाम ले रहा है इंडिया टीवी का जिसका मालिक है रजत शर्मा, समझ रहे हो कि नहीं। ये इसको लीगल टीम ने जाने कैसे दिया भोलानंद को, इसकी ठुकाई पिटाई होती, इसका पिछवाड़ा लाल होता तो ये सब कुछ वो यहाँ बोल रहा है वो उगलता, उसका कानूनी वो एविडेंस बनाया जाता, मजिस्ट्रेट के सामने इसका स्टेटमेंट लिया जा सकता था। मतलब जो वकील हैं, जो शीर्ष के वकील हैं, उसके हाथ में ऐसा आदमी लग जाएगा जो जेल से होकर आया हुआ है, स्टेटमेंट से होकर आया हुआ है, अपराधी करार दिया गया है, जो साजिश की हर चीज को नस नस को जानता है, जो ऐसी बातें, ऐसी गंदगी, इतना पाप कर चुका है और उसको कबूल कर रहा है, उसको भी एविडेंस ना बनाया। भाई मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं आपको। पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है, मेरी आप सच्चाई सुनना, आपको लगे तो मेरा सहयोग करना। मैं मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं सत्य के साथ रहूँगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुंचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सजा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। अब ये साधकों का हीरो हो गया, बज गई ताली। अरे ये अपराधी, ये पापी अपने अपराध को कबूल कर रहा है यहाँ पर और तालियां बज गई। ये 10 साल पुराना वीडियो है, समझिए ना साजिश की गहराई को। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है, पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमृत प्रजापति है, दीपक जो अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की। अमृत प्रजापति के साथ ये भी था, समझिए। अमृत प्रजापति को तो आप सब जानते हैं ना, टीवी के माध्यम से तो जानते ही होंगे। उसने कितनी गंदी गंदी बातें की संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में। उनकी ख्वाहिश है और उन्होंने एक रशिया का कोई मार्क्सवादी कोई नेता था जिसका जीवनी पढ़ी थी और मुझे भी उन्होंने वो पन्ना पढ़वाया था कि 16 साल की आसपास की लड़कियों के साथ संबंध बनाने से उनकी आयु लंबी होती है। ये उनके मगज में पूरा घुसा हुआ है और इसीलिए बोले वो रशिया का जो नेता है मार्क्सवादी, वो बहुत लंबे समय तक जिया था, ऐसा उनका मानना है। और इसी के प्रयोग में उनको हमेशा ये 16 साल के आसपास की ही लड़की को वो पसंद करते थे और नई नई लड़कियों को उनको शरीर संबंध बनाने के लिए वो लालायित रहते थे। ये अमृत प्रजापति मारा गया, ऐसा नहीं कि तो गोली लगी ठूंस से और मर गया। इसको गोली लगी, ये हॉस्पिटल गया, कहते हैं कि नाक में और कान में कि गाल में कहीं लगी थी, गोली लगी थी। 2 आए थे ऐसे लोग जो पहचान के नहीं थे, इसको मार के चल दिए। फिर ये घर आया, फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर हॉस्पिटल में गया, कहता कि मैं आयुर्वेद इलाज करूंगा, मैं आयुर्वेद वैद हूँ। फिर वापस आया, फिर अपना इलाज किया, फिर एक दिन सुबह अनकॉन्शियस हो गया और मर गया। इस बीच इसने वो एसेलेंट्स के नाम भी बताया, फ़ोन नंबर भी बताया, इसका कोई मामा है उसका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। इसको डर था, हमेशा बता रहा था कि आज संत शिरोमणि आसाराम के बापू में मार देंगे। सच क्या है, कोई भी आम आदमी समझ सकता है कि इसको कहा गया भोलानंद को कि भैया
तो सरकारी गवाह बन जा, तो उनको 4-5 पुलिस वाले दे देंगे। तो अब तक ये साजिश को जो समझा था, इसको डर हो गया अंदर से कि भैया ये तो हमें मार देंगे, ये तो ख़त्म कर देंगे। तो जिन्होंने हमें फंसाया था पैसे दे करके, उसने जो कहा वो बुलवा लिया, और उसने जो बुलवाया हुआ है उसी पे मुहर लगवाएंगे सरकारी गवाह वाले। चलो चलते हैं, बापू के पास ही चलते हैं, उसी के आश्रम में चलते हैं, वो लोग हमें अपना लेंगे। या पता नहीं क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, कौन सी साजिश रही होगी, क्यों इसको लेकर के आए, क्यों मंच दे दिया, क्यों इसको माफ़ कर दिया, और कहते हैं कि वो संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, वो तो राम हैं, वो तो सबको माफ़ करते हैं। कि सभी लोग पूछते थे सच्चाई क्या है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई को दबाया जा रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के। भोलानंद जी ने, और आपने इनकी वाणी सुनी, क्या आपको लग रहा था ये झूठ बोल रहे हैं? और सारे देश में ये वाणी जा रही है। और आज ये एक तमाचा है षड्यंत्रकारियों के चेहरे पर, जिनको ये भाई बोल रहे हैं। गुरु के प्रति ऐसा अपराध करने वाले भाई नहीं, कसाई हैं। और मैं आपसे भोलानंद जी से एक आखिरी बात पूछ के इसको विराम दे रहा हूं। भोलानंद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हम सब गुरु भाइयों का। पूज्य बापू जी, मुझे पूरी आशा है भगवान जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वो इन्हें क्षमा करेंगे। और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे। तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के, 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की। ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। अब मेरी तबीयत खराब, मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर है, मेरे काफ़ी समय से मरीज हूँ, भैया मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सफ़ेद कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया। मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे। साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास इन्होंने, वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के। बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। पत्रकारों का नाम ले रहा है, चैनल्स के नाम ले रहा है, 9 रुपयों की गड्ढे की बात कर रहा है, लेकिन इसको मिला नहीं, ये कह रहा है झूठ बोलता है भैया। भोलानंद ने जो विक्की का नाम लिया, एक्चुअली ये विक्रांत है, जिसके पास ये भोलानंद गया था और बोला था कि तुम्हारी जो पहचान है लड़कियों से, कुछ लड़कियों को पटाओ, स्टेटमेंट दिलवाना है बापू आसाराम के बारे में, और फिर पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और मतलब उसका दिमाग चौंका था कि भैया ये तो कभी रहता था आश्रम में, अभी ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो उसने क्या किया कि टेलीफोन पे जो सी बात हुई उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। वही गया था फिर अदालत में, और वही जो है एविडेंस बना था जिससे कि इसको सजा मिली थी, है ना, वही बता रहा है ये। और चमगादड़ काजल वाली जो बात है वो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे करवाया इन्होंने, बुलवाया, सब कुछ ये इस सिस्टम है। बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, सभी ने मिलकर के ऐसी बनाया हुआ है कि आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। जेपी है जयप्रकाश, जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियाँ माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोलें। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। तो उसमें मतलब मेरे से दबाव दे दिया, मैंने भी कह दिया उनसे, देखो मैं भी कैसा कि
मीडिया के दबाव में आकर के, जो चैनल वाले थे उनके दबाव में आकर के। ये इतना गहरा, इतना खूंखार, इतना कलुषित, इतना कलंकित, इतना पापी आदमी है, इसको आश्रम में आके खड़ा होने दिया गया और कहा गया कि ओहो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो ज्वाइन बटन क्लिक करके आप अगर चैनल की सदस्यता ले सकते हैं तो जरूर लीजिए और चैनल को मजबूती दीजिए। आप लोगों ने सुना होगा ना कि बापू को महिला डॉक्टर चाहिए, जेल में भी उसको औरत चाहिए, ऐसे एकदम गनगना दिया था ना मीडिया में जब बापू की तबीयत बहुत खराब थी। वैद्य नेताजी हैं, उनका नाम लिया था बापू ने, ठीक है। वैद्य नेताजी का इंटरव्यू मुझे मिला है, वो A to Z कोई चैनल है वहाँ से, मैं वो लेकर के आऊँगा आपके सामने और आप महसूस करेंगे कि बापू के शरीर की पीड़ा कब से है, कितनी गहरी है, अब बापू कैसे उस पर नियंत्रण पा रहे हैं और कैसे साजिश हुई है। आएंगे जल्दी ही उस वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय सिया राम, हरिओम।